नागपुर के एक कनिष्ठ मध्यम वर्गीय पौरोहित्य पर अपना उदरनिर्वाह करने वाले वेदज्ञ परिवार में डॉक्टर हेडगेवार का जन्म हुआ। घर की परिस्थिति कोई बहुत अच्छी सांपत्तिक परिस्थिति नहीं थी। 3 भाई थे, इनसे बड़े 2 थे। उस समय स्वतंत्रता की बात समाज में चलने लगी थी। नागपुर में अंग्रेजों के आने के पहले वहां के राजा भोसला थे। उनका राज्य कैसे छीना गया, इसकी चर्चाएं चलती थी। लोक कलाओं में कलाकार, मंदिरों में कथावाचक, ये सब किसी न किसी निमित्त ऐसी चर्चाएं करते थे। इस वातावरण में बचपन से ही डॉक्टर हेडगेवार और एक स्वतंत्रता की आकांक्षा लेकर पले बढ़े। कैसे हुआ होगा पता नहीं, हम उनको जन्मजात देशभक्त कहते, क्योंकि बहुत छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में थे। उस समय से ऐसा दिखता था। विक्टोरिया रानी के राज्यारोहण समारंभ की जुबिली भारत में हुई। ब्रिटिशों का राज्य था तो सभी स्कूलों में वगैरह कार्यक्रम होने अनिवार्य थे। वो हुए, इनके भी स्कूल में हुआ। ये 3री क्लास में पढ़ते थे और उस निमित्त मिठाई बांटी गई। तो उस मिठाई को लेकर इन्होंने कचरे में फेंक दिया। इसलिए शिक्षक ने उनको पूछा कि तुमको मिठाई अच्छी नहीं लगती, कूड़ेदान में फेंक दी। तो इन्होंने उत्तर दिया कि हमारा अपना राज्य छीनकर हमको गुलाम बनाने वालों के राज्यारोहण समारोह की मिठाई हमारे लिए मिठाई कैसे हो सकती, और ये दिन हमारे लिए उत्सव का दिन कैसे हो सकता है? ये तो शो का दिन है। अब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने की अवस्था में से इस प्रकार के विचार विश्व में ये बालक रहता था, ये उनका मेंटल मेकअप जन्म से कैसा था, ये बताने वाली बात है। और इसलिए आगे कठिन परिस्थिति में उनको पढ़ना पड़ा, क्योंकि 11 साल के थे तब उनके माता पिता एक ही दिन उनका देहावसान हो गया। प्लेग की बीमारी नागपुर में चल रही थी, तो उनकी सेवा में दोनों लगे थे, तो उनको भी प्लेग हो गया और एक ही दिन दोनों का देहांत हो गया। घर में कमाई का कोई साधन नहीं, अत्यंत दरिद्री अवस्था में अपनी पढ़ाई को पूरा करना पड़ा। परंतु सब कालावधि में डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में, जो आगे चल के डॉक्टर बने, 2 बातें नहीं छूटी। एक, अपनी पढ़ाई में हमेशा अपने विद्यालय के पहले 10 बच्चों में आना, और दूसरी बात, देश के लिए जो कोई प्रयास चल रहा हो उसमें तन मन धन पूर्वक, धन तो पास में नहीं था, तन मन पूर्वक सहभागी होना। तो सार्वजनिक जीवन की दीक्षा बचपन से ही उनके जीवन में प्रवेश कर गई। आगे चल के वंदे मातरम आंदोलन चला। उस वंदे मातरम आंदोलन को और नागपुर के विद्यालयों में संगठित करने का काम करने वाले अग्रणी टोली में डॉक्टर हेडगेवार थे। तो स्कूल इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर जब आता था तो प्रत्येक क्लास में उसका स्वागत वंदे मातरम की घोषणा से होता था। तो स्वाभाविक उस समय की सरकार बिफर गई, नागपुर के सारे स्कूल उन्होंने बंद कर दिए और खोज शुरू की, कौन है इसको करने वाले। लेकिन इतना अद्भुत संगठन उन्होंने बनाया था कि 4 महीने हो गए लेकिन नाम बाहर नहीं आया कोई भी। अंत में फिर छात्रों के अभिभावक, सरकारी लोग, सबने मिलके एक कॉम्प्रोमाइज निकाला कि विद्यालय खोले, बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते समय गेट पर हेडमास्टर खड़े रहेंगे और हर एक को पूछेंगे, गलती हुई ना तो मुंडी हिला के हाँ कहना, इतनी नॉमिनल अपॉलॉजी के साथ प्रवेश मिलेगा। लेकिन नागपुर में 2 विद्यार्थियों में ये नॉमिनल अपॉलॉजी देने का भी नकार दिया। उसमें एक केशव हेडगेवार थे, इसलिए उनको रस्टिकेट किया गया। तो ऐसे आंदोलनों में जिनकी पढ़ाई छूटती है उनके लिए उस समय के हमारे नेताओं ने राष्ट्रीय विद्यालय चलाए थे।
उस राष्ट्रीय विद्यालय में वो पढ़े। 6-7 महीना बाकी था मैट्रिक की परीक्षा के लिए, 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे तब की बात है। और उस मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में निजी तौर पर प्राइवेटली अपीयर होकर और वो फर्स्ट क्लास में पास हो गए। अब इनकी ये सक्रियता और इनके दिल की ये चिंगारी नागपुर के तत्कालीन जो नेता थे उनको दिख रही थी, इसलिए उन्होंने उनको भेजा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। आर्थिक सहायता वगैरह थोड़ी बहुत जुटा के वहां भेज दिया। पढ़ाई का तो बहाना था, मुख्य उद्देश्य था इनको भेजने का कि वहां पर देश भर के क्रांतिकारकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी कलकत्ता में थी, अनुशीलन समिति उसको कहते थे। उस अनुशीलन समिति से संपर्क में आकर ये और वापस छुट्टियों में आएंगे तब क्रांति कार्य सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के इलाके में स्थापित करें। और दोनों काम डॉक्टर साहब ने बखूबी किए। मेडिकल कॉलेज की परीक्षा भी, अंतिम परीक्षा 4 वर्षों के बाद फर्स्ट क्लास में पास हुए। और इन 4 वर्षों में अत्यंत कड़ी परीक्षाएं देकर उस क्रांतिकारक समिति के कोर कमेटी में उनका प्रवेश हुआ। उनका कोड नेम उस समय कोकेन था। तो राजस्थान से आंध्र तक क्रांतिकारकों को बसाना, उनके आजीविका की व्यवस्था करना, शस्त्र आदि उनको देना, यह सारा काम संगठक के नाते उन्होंने किया। आगे चल के क्रांतिकारक आंदोलन भी उस समय वो चरण असफल हो गया। शस्त्रास्त्र लाने वाले जहाज और भारत के किनारे पर ही पकड़े गए, अंदर के सूत्र भी पकड़े गए। तो फिर ये सारा व्यवस्थित करना, फिर से सारा समेटना, ये काम भी उन्होंने किया। लेकिन एक संकल्प इस सारे कालावधि में उन्होंने लिया कि इस जीवन में अपने को केवल देश के लिए जीना है और कुछ करना नहीं है। कॉलेज की परीक्षा पास होते ही प्रिंसिपल ने उनको कहा कि तुम अगर जाना चाहते हो तो ब्रह्मदेश में, बर्मा में तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी है, 3000 रुपये वार्षिक वेतन मिलेगा। तो डॉक्टर एडगवार ने कहा कि मैंने नौकरी नहीं करना ये तय किया है। वो वापस आ गए। डॉक्टर बना हुआ व्यक्ति उस जमाने में उस पूरे इलाके में 7500 से ज्यादा डॉक्टर नहीं थे। अगर प्रैक्टिस करते तो बहुत पैसा खींचते, लेकिन उनका तो तय था कमाना नहीं, देश के काम में पूरी तरह लग जाना। लेकिन डॉक्टर बनकर आए, इसलिए विवाह के भी प्रस्ताव आने लगे। तो उन्होंने अपने चाचा को पत्र लिखा। उनके गार्डियन वही थे, माता पिता तो थे नहीं। चाचा को पत्र लिखा कि मैंने इस जीवन में आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करते हुए देश के लिए जीवन लगाने की प्रतिज्ञा की है, मुझे विवाह वगैरह करने नहीं है। तो वो भी प्रस्ताव फिर आना बंद हो गया। और फिर उस समय आंदोलन का एकमात्र मार्ग था, अपने देश के लोगों ने मिलके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापन की थी, उसके वो कार्यकर्ता बने। विदर्भ प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं में, चोटी के कार्यकर्ताओं में उनका क्रमांक लगता था। और असहकार आंदोलन शुरू हो गया, उसका प्रचार करना था। तो गांव-गांव जाना, पैदल जाना, बैलगाड़ी से जाना, उन दिनों यातायात के साधन आज जैसे वैसे नहीं थे। सारा परिश्रम करके और लोगों को जगाने का उन्होंने प्रयास किया। तो उनको उनके भाषणों के कारण पकड़ा गया, अरेस्ट हो गए। उन पर सेडिशन का आरोप लगा, राजद्रोह का आरोप लगा। और नागपुर के एक कोर्ट में अभियोग चला। तो अभियोग में अपना डिफेंस उन्होंने दिया। आंदोलन में डिफेंस नहीं देते थे लोग, जो सजा होती थी वो स्वीकार करना। इन्होंने कहा सजा तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन डिफेंस में बोलूंगा, क्योंकि कोर्ट में उस समय पत्रकार भी आते थे, जनता भी आती थी। तो और एक भाषण करके अपना विषय प्रचारित करने का मुझे मौका मिलेगा, इसलिए उन्होंने बचाव का भाषण किया। उस भाषण का प्रारंभ ही यहीं से किया कि किस कानून के तहत अंग्रेजों को भारतवर्ष पर राज्य करने का अधिकार मिलता है,
वो कानून अगर कहीं है तो बताओ। मैं तो आपके इस अधिकार को ही नहीं मानता, आपके कानून को भी नहीं मानता, आपके न्याय को भी नहीं मानता। मैंने अपने लोगों को कुछ गलत नहीं बताया है, अपने समाज के लोगों को मैंने जागरूक किया है। स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार है। स्वतंत्र कैसे होना, स्वतंत्र कैसे रहना और अपने स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन कैसे चलाना, इसके बारे में मैंने भाषणों में बोला है। इसको अब अगर राजद्रोह समझकर और मुझे मेरे जैसे लोगों को पकड़कर जेल में डालने की बारी अंग्रेज सरकार पर आ रही है, तो अंग्रेज सरकार ने भी समझना चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इस देश से चले जाने का उनका समय निकट आ गया है। तो जज ने उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा देते समय कहा कि जिन भाषणों के कारण इन पर आरोप लगा है, उससे ज्यादा ज्वालाग्राही भड़काऊ भाषण इनका ये बचाव का भाषण है। 1 वर्ष जेल में गए। जेल में जाते समय उनको विदाई की सभा भी हुई, लोग आए जेल तक, कोर्ट से और पुलिस वैन में बैठने के बीच में एक छोटी सभा हो गई, उसमें इनको भाषण करना पड़ा। तब उन्होंने जो बात कही तो उनके मन में जो चल रहा था उसकी झलक उसमें से मिलती है। उन्होंने तब ये कहा, और बाद में जेल से छूटने के बाद उनकी एक अभिनंदन सभा हुई जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने भाषण किया, उसमें भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि केवल जेल में जाना ये देशभक्ति है ऐसा मानने का कारण नहीं, जेल में जाना पड़ता है तो जेल में भी जाएंगे, लेकिन बाहर रहकर लोगों के मन में स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए करने के प्रयास, इनके बारे में जागृति करना, ये भी देशभक्ति है। तो 1 साल मैं कारावास में रहा तो मेरा तो वजन बढ़ गया, मेरे ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जैसे लोगों की अनुपस्थिति में ये काम तो चला ही होगा। और फिर से उन्होंने अपना जागृति का कार्य प्रारंभ किया। अब थोड़ा हम पीछे जाएंगे, क्योंकि ये सारा काम करते समय देश के सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर हेडगेवार का संबंध सर्वत्र आता था। उनका स्वभाव ऐसा था कि किसी की विचारधारा अलग है या विरोधी भी है तो भी जब तक सामने वाला प्रामाणिक है और देश के कल्याण के हित की भावना लेकर काम कर रहा है, तब तक उनका कोई विरोध उससे होता नहीं था। सभी प्रकार के विचारधाराओं के लोग उनके अच्छे मित्र थे। उस समय नागपुर में और एक कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे, बैरिस्टर रुईकर। अच्छे बैरिस्टर थे, धनवान थे और नागपुर के मजदूरों के नेता के नाते उनकी प्रसिद्धि थी और कम्युनिस्ट विचार के थे। डॉक्टर हेडगेवार उनके बड़े अच्छे मित्र थे। डॉक्टर हेडगेवार की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक दृष्टि से गरीब थे। तो डॉक्टर हेडगेवार विनोद में उनको कहते थे कि यू आर ए रिच, आई एम ए पुअर कैपिटलिस्ट एंड यू आर ए रिच लेबरर। ऐसे उनकी नोकझोंक चलती थी। एक बार उन्होंने बैरिस्टर रुईकोर को पूछा कि अगर कल सुबह मैं आपके घर आकर ये आपको समाचार दूं कि अंग्रेजों का राज चला गया और शिवाजी महाराज वापस आ गए हैं और शिवाजी महाराज का राज्य सर्वत्र शुरू हो गया है, तो आप क्या करेंगे? तो बैरिस्टर रुईकर साहब ने कहा कि ये पूछने की बात है, मैं तो हाथी पर से पेड़े बंटवाऊंगा। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा इसका मतलब कि आपको भी वहीं जाना है जहां हमको जाना है, तो आपस में झगड़ा क्यों करते हैं, हम मिलकर क्यों नहीं चलते? छोटी मोटी तात्विक बातों को लेकर इतने विवाद क्यों खड़े करते हैं? ये उनका माइंडसेट था। इसके कारण सभी प्रकार के लोगों से उनकी चर्चाएं वार्ताएं होती रहती थी।